अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें। सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। संपूर्ण अवलोकन, यहां पर दो चीजें आपको ध्यान देना है। कह रहा है सब सीखी हुई है, सभी कुशलता सीखी हुई है और एक संपूर्ण अवलोकन देती है। एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हम लोग जानते हैं ना कि सत्र की समाप्ति के बाद हम लोग योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? योगात्मक मूल्यांकन करते हैं सत्र के समाप्ति के बाद। जब सत्र समाप्त होता है तो सभी कुशलता सीख लिया जाता है। सभी कुशलता क्या होता है? सीख लिया जाता है और यहां पर एक संपूर्ण अवलोकन होता है। तो ये राइट आंसर आपका होगा। योगात्मक मूल्यांकन अर्थात सत्र के अंत में। निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन आप पढ़ा रहे हैं और बीच अध्याय में भी आप अध्याय के बीच बीच में भी मूल्यांकन कर लिए, तो इसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और निदानात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन में जो बच्चे यह सफल हो जा रहे हैं, यह सफल होने का कारण क्या है? जो बच्चे असफल हो जा रहे हैं वो बच्चों का असफल होने का क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। असफलता के कारणों के बारे में पता लगाते हैं। और जब निदानात्मक मूल्यांकन हो जाता है तो इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। तो यहां पर सीखी हुई कुशलता है, मतलब सत्र समाप्त हो चुका है। सत्र समाप्त हो चुका है तो सत्र समाप्त के बाद योगात्मक मूल्यांकन होता है। राइट ऑप्शन 2 होगा। तीसरा प्रश्न देखें। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। केवल कागज और पेंसिल, केवल कागज और पेंसिल से इसके द्वारा यदि आप जांचेंगे, आकलन करेंगे तो क्या होगा? बताइए। समग्र मूल्यांकन, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों लेते हैं। शैक्षिक और सशैक्षिक। विद्यालय में क्या कर रहा है, खेल के मैदान में क्या कर रहा है, वो कितने दिन विद्यालय आ रहा है, उसका साफ सफाई कैसा रहता है, दूसरे के साथ बिहेव कैसे करता है, तो ये समग्र मूल्यांकन हो गया। तो यहां केवल कागज और पेंसिल नहीं आएगा, इसमें तो सब कुछ आ गया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कागज पेंसिल वाला। निरंतर मूल्यांकन, कक्षा में जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो वहां पर अवलोकन भी होता है। केवल उसको हम लोग बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए ही नहीं देते हैं, तो यहां पर निरंतर मूल्यांकन होता है। सकल आकलन को बढ़ावा देता है, यह भी नहीं होगा। तब क्या होगा? आकलन को यह सीमित कर देता है, छोटा कर देता है। कागज पेंसिल वाला जांच क्या करता है? आकलन को सीमित कर देता है। ये राइट आंसर होगा। यदिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? यदिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? बताइए आप लोग आंसर।
अधिगम में आकलन क्या होगा? देखिए, अधिगम में आकलन ग्रेड एवं अंकों के लिए हम बच्चों का केवल ग्रेड और अंक के लिए आकलन नहीं करते हैं। जो निदानात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक आकलन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? बच्चों का जो गलतियां हैं उस गलतियां को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो उसका असफलता का कारण है, उस असफलता के कारणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो हम यदि केवल कहें कि ग्रेड और अंक होगा, ये तो गलत बात है। केवल ग्रेड और अंक के लिए, केवल ग्रेड और अंक के लिए हम लोग अधिगम में आकलन नहीं करते हैं। जांच परीक्षण के लिए भी हम लोग नहीं करते हैं। पृथक्करण और श्रेणीकरण के लिए भी नहीं करते हैं। तो हम लोग क्यों करते हैं? प्रेरणा के लिए, ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों और वो अपने अधिगम को और अच्छा बेस्ट कर सके और ऊंचाई की ओर जा सके, इसके लिए हम लोग करते हैं। तो यहां राइट आंसर क्या होगा? तीसरा होगा, अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए करते हैं। चलिए चौथा का आंसर दीजिए आप लोग। बताइए क्या होगा? सभी लोग बता रहे हैं चौथा का, कोई एक कोई चार बता रहे हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। देखिए यहां पर राइट आंसर एक होगा। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्या करता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब सीखने के लिए आकलन करते हैं, किसके लिए? सीखने के लिए, तो प्रेरित होते हैं लोग। क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अधिगम निर्योग्यता का आकलन बताइए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। पांचवा का निर्योग्यता मतलब वो असफल हो रहा है, यह सफल हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। तो असफलता के कारण, असफलता के कारण हम लोग किसके द्वारा करते हैं? असफलता का कारण, बहुत अच्छा आंसर, सभी लोगों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। यहां पर निर्योग्यता मतलब असफलता के कारण का पता लगाना है, तो हम लोग निदानात्मक परीक्षण करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। चलिए छठा का क्या आंसर होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से
क्या तात्पर्य है? देखिए, नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, केवल मासिक परीक्षा लेना, इसका सीसीई का तात्पर्य नहीं है। नियमित रूप से कक्षा आयोजित करना, कक्षा को आयोजित माने नियमित रूप से करना, कक्षा संचालन करना मतलब पढ़ाते रहना, यह भी उद्देश्य नहीं है। इसके पहले यह भी हम आप लोगों को बताए हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य यह नहीं है कि बच्चों को हम केवल अंक या ग्रेड देते रहें, अंक या ग्रेड देते रहें। तो क्या करना है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक, ये दो चीज पर ध्यान देंगे। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। ठीक है, नियमित रूप से किसका? शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्र का। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? बताइए इसका आंसर। सर्वाधिक वांछनीय, सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा विश्वसनीयता होना चाहिए। यदि वो विश्वसनीय हो गया तो इसी के अंदर ये कुछ इसके अंदर ये चला जाता है। विश्वसनीयता 100% सही है, वैधता इससे कम हो गया, वस्तुनिष्ठता इससे कम हो गया, मानक इससे कम हो गया। तो सर्वाधिक वांछनीय, सबसे जरूरी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसके बिना लोग जीवित नहीं रह सकता है, तो सबसे पहला चीज हो गया हवा। हवा के बिना भी लोग जीवित नहीं रह सकता, 1 मिनट के लिए नहीं। भोजन और पानी के लिए भी लोग जीवित नहीं रह सकता। यदि हम किसी को लगातार 1 महीने तक भोजन नहीं देंगे तो जिंदा रहेगा क्या? इससे भी मृत्यु हो जाएगी। यदि हम 1 महीने तक पानी उसको नहीं देंगे तो वो जिंदा रहेगा क्या? नहीं। तो इसी तरह से ये सब भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वायु है। इसी तरह से सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वसनीयता। ठीक है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ बताइए। यह बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहां पर शैक्षिक विकास है। ठीक है, शैक्षिक विकास यानी जो वो सीख रहा है उसका विकास का मूल्यांकन, मतलब ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन ये आएगा। चलिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, किसका है? ब्लूम का
देखिए, ध्यान दीजिएगा, बीएस ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था किया है, इसके अंतर्गत इन्होंने 3 भाग, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक संकल्पना, भावात्मक संकल्पना, क्रियात्मक या ज्ञातात्मक संकल्पना आता है। तो यहां जो पदानुक्रमिक व्यवस्था किया गया है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, यह है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। किसका है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ठीक है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का इन्होंने वर्गीकरण किया है, पदानुक्रमिक व्यवस्था किया है। तो ये राइट आंसर होगा। दसवां प्रश्न, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, क्या करता है? खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो वह के समान है? किसके समान है? किसके समान है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, किसके समान है? यहां पर देखिए, यहां राइट आंसर दूसरा होगा। आप लोगों का आंसर गलत हो रहा है, चौथा आंसर नहीं होगा। बहुत लोग दूसरा आंसर दे रहे हैं जो सही है। सीखने के लिए आकलन हो रहा है। यहां पर जो खाना चख रहा है, ये देखना चाह रहा है कि जो हमने खाना बनाया वो स्वादिष्ट बना या नहीं बना। जो हमने मसाले डाले, जिस प्रक्रिया से बनाया, इस प्रक्रिया के द्वारा ये स्वादिष्ट बना या नहीं, ये देखना चाह रहा है। तो यहां पर सीखने के लिए आकलन है, वो खुद सीखने के लिए चाह रहा है, ये खुद सीखना चाह रहा है। ठीक है, तो सीखने के लिए आकलन होगा। 11वां प्रश्न, देखिए, आकलन और अनुदेशन के बीच, ठीक है, आकलन और अनुदेशन के बीच, तो यहां जो राइट आंसर बन रहा है वो तीसरा बन रहा है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ये राइट आंसर होगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। सीखने के लिए आकलन, यदि हम सीखने के लिए आकलन करना चाहते हैं, हम स्वयं की जांच करना चाहते हैं, तो किसके सिवाय? सीखने के लिए आकलन में हम किसको छोड़ करके करते हैं आकलन? किसके सिवाय? किसके सिवाय? देखिए, यहां विद्यार्थियों की आवश्यकता का आकलन नहीं होता है, ये छोड़ दीजिए। यहां पर विद्यार्थियों की त्रुटि, विद्यार्थी की अधिगम शैली, विद्यार्थियों की क्षमता, ये तीनों चीजों का आकलन होता है, इसको छोड़ करके। तेरहवां प्रश्न देखेंगे आप लोग। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है।
सीखने के विकास में किया जाता है। सीखने के विकास में किया जाता है। कक्षा नायक मतलब मॉनिटर के द्वारा। यह आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन होगा। क्या होगा? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। सबमेटिव नहीं होगा, फॉर्मेटिव होगा। ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, या जिसको हम लोग संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? क्या होगा? मूल्यांकन का उद्देश्य, देखिए इसमें सभी होगा। यहां पर अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं है, केवल मूल्यांकन शब्द है, यह ध्यान में रखना आपको। मूल्यांकन हम लोग कक्षा प्रमोट करने के लिए भी करते हैं, बच्चा ने क्या सीखा इसके लिए भी करते हैं, और बच्चों को सीखने में कौन सा कठिनाई आ रहा है इसको भी जानने के लिए सीखते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा मूल्यांकन का उद्देश्य। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? परीक्षा सुधार, परीक्षा सुधार। क्या है? देखिए एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार परीक्षा में सुधार के लिए जो सुझाव दिया गया है वह है खुली पुस्तक परीक्षा। एक ये पहला चीज हुआ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये दूसरा चीज हुआ। सामूहिक कार्य मूल्यांकन इसका भी हुआ। तो उपरोक्त सभी होगा। यदि हम एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ ने ये तीनों तरह के मूल्यांकन करने के लिए सुझाव दिया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं निरंतर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। तो ये राइट आंसर चौथा ऑप्शन होगा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। बताइए। सभी लोग निदानात्मक शिक्षण करें और यहां यही होगा समस्या का पता लगाना। समस्या तो निदानात्मक शिक्षण होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए।
यहां पर ये मुख्य उद्देश्य, यहां पर मुख्य उद्देश्य पूछा है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमियों को जानना, कमियों का निदान करना और उसके बाद उसका उपचार करना, यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर मुख्य उद्देश्य पूछा है, इसीलिए क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस और संकेत करता है? किसकी संकेत कर रहा है? यहां पर ये देखना चाह रही है कि कितना सीखी, ये कितना जो बच्चे हैं वो कितने ज्ञान को हासिल कर पाए। चूंकि भ्रमण पर ले गई है तो भ्रमण पर शैक्षिक भ्रमण है, तो भ्रमण पर उन लोगों ने क्या क्या सीखा, तो सीखने के लिए आकलन है, सीखने के लिए आकलन हो रहा है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए, जो कमियां रह जाती है, जो रिक्तियां रह जाती है, इसके निदान के बाद क्या होना चाहिए? उपचारात्मक काम होना चाहिए। यहां निदान के बाद हम लोग हमेशा बताते आ रहे हैं कि निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण, तो समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, लेकिन संकीर्णता ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं पूछ रहा है तो यहां पर राइट आंसर तीसरा होगा। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। अधिगम के संदर्भ में अच्छे मूल्यांकन का क्या मानदंड होना चाहिए? अच्छे मूल्यांकन का क्या मानदंड होना चाहिए? अच्छे मूल्यांकन का मानदंड ये विश्वसनीय होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं। ये राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में होता है? अध्याय के बीच बीच में। ये तो यह सफलता का कारण पता लगाता है। यह सफलता का कारण निदानात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में, लेकिन अध्याय के बीच बीच में निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। तो यहां राइट आंसर दूसरा होगा। राइट आंसर दूसरा होगा। सत्र की समाप्ति अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए, सत्र की समाप्ति पर योगात्मक मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का क्या महत्व है? मूल्यांकन का महत्व बताइए, मूल्यांकन का क्या महत्व है?
मूल्यांकन का महत्व है कि यह छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, यह बालक के कमजोरियों को पता करता है, यह आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता है। तो उपरोक्त सभी होगा। अंतिम प्रश्न आज का, मूल्यांकन का प्रयोजन है, मूल्यांकन का प्रयोजन है, बताइए मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए, हम लोग मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि प्रत्येक छात्र की जरूरत और अधिगम की शैली क्या है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, अध्यापक एवं छात्र के बीच बातचीत को कायम करने के लिए, तो ये इसके लिए हम लोग करते हैं। तो यहां पर उपरोक्त क्या होगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएंगे। तो आप लोगों को बार बार लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।